परवीन बॉबी की मौत को लेकर आज भी जैसे बहुत सारे ऐसे मिस्टीरियस मामले हुए, तो ये नहीं बताया जा सकता कि एक्चुअली हुआ क्या था। जो इन्वेस्टिगेशन हुई, जो बाकी जिस तरीके से उनकी डेड बॉडी मिली, जो कुछ हुआ, वो सारी कहानियाँ थी। लेकिन जो सबसे अफसोसनाक पहलू था वो ये कि एक बॉलीवुड की, मुंबईया फिल्मों की इतनी बड़ी अदाकारा, जिनको कई लोग ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो लेडी सुपरस्टार का तमगा है, जो खिताब है, वो परवीन बॉबी से शुरू हुआ। परवीन बॉबी को बहुत सारे लोग मार्लिन मुनरो से भी के नाम से भी पुकारते थे। परवीन बॉबी के बारे में ये भी कहते हैं कि हिंदी फिल्मों में जो ग्लैमर लाया, वेस्टर्न ड्रेस और ये सारी चीज़ें, वो भी परवीन बॉबी की देन है। और एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में, 8 फिल्में तो अकेले उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ की थी, जिसमें काला पत्थर, अमर अकबर एंथोनी, सुहाग, कालिया, नमक हलाल, ये सारी फिल्में। फिर क्रांति जैसी फिल्में की। इसके अलावा बर्निंग ट्रेन, और तो और इनकी ज़िंदगी के ऊपर भी 2 फिल्में बनी। एक तो खुद महेश भट्ट ने बनाई थी, अर्थ, जो कहते हैं कि प्रवीण बॉबी और महेश भट्ट के रिश्तों के ऊपर ये फिल्म बनी थी। एक फिल्म थी वो लम्हे, ये भी कहते हैं प्रवीण बॉबी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई थी। तो एक एक्ट्रेस जो इतनी शोहरत की बुलंदी पर इतने नाम कमाए, सब कुछ हुआ, आगे चलकर बहुत सारे लोग प्रवीण बॉबी को पागल तक कहने लगे। और फिर उनकी जो हालत जैसे जैसे हुई, वो बड़ा अफसोसनाक था। तो प्रवीण बॉबी की पूरी ज़िंदगी क्या रही, कैसे रही, उनकी मौत, आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको बताऊं कि जब प्रवीण बॉबी की मौत हुई थी, 2 दिन तक दुनिया को पता ही नहीं था कि वो मर चुकी हैं। मुंबई के जिस फ्लैट से उनकी लाश मिली थी, वो 2 दिन बाद मिली। वो भी पड़ोसियों ने बताया कि ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, और दरवाजे के बाहर 2 दिन से न्यूज़पेपर, दूध के पैकेट वैसे ही पड़े हुए हैं। तो जाकर 2 दिन बाद, तो ऐसी तकलीफदेह मौत। प्रवीण बॉबी की पूरी कहानी जो है, इनका जन्म जो होता है वो गुजरात में जूनागढ़ में हुआ था 1949 में। इनका जो पूरा नाम था वो था परवीन बॉबी वली मोहम्मद ख़ान। परवीन वली मोहम्मद ख़ान बॉबी, BABI, तो कई लोग बाबी भी बोलते हैं, परवीन बाबी। तो जूनागढ़ में इनकी पैदाइश हुई 1949 में, एक मुस्लिम फैमिली में। अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की प्रवीण बॉबी। शुरू से ही फ़ैशन की तरफ काफ़ी ज़्यादा उनका रुझान था, और कहते हैं कि वहीं उसी दौरान अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में जब प्रवीण बॉबी पढ़ाई कर रही थी, तब एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर हुआ करते थे, BR इशारा। बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई उन्होंने। पहली बार उन्होंने अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में प्रवीण बॉबी को देखा। उस दिन वो स्कर्ट और टॉप पहने हुई थी, और BR इशारा को लगा कि कोई एक फ़िल्म बनाना चाह रहे थे जिसमें एक वेस्टर्न लुक की कोई लड़की चाहिए थी। तो वो प्रवीण बॉबी का पूरा स्टाइल, उनका पहनावा, उनकी शख्सियत BR इशारा को बहुत लुभा गया, और वहीं उन्होंने उनको ऑफ़र दे दिया। इसके बाद 1973 में प्रवीण बॉबी की फ़िल्म में एंट्री होती है। जो पहली फ़िल्म उन्होंने की थी वो सलीम दुर्रानी उस फिल्म के हीरो थे, जो क्रिकेटर थे। वो फिल्म कुछ ख़ास चली नहीं, लेकिन उससे मुंबई में प्रवीण बॉबी की एंट्री हो गई। इसके बाद उनकी दूसरी फिल्म आई धुआं, जिसमें डैनी डिंगज़ोंपा थे हीरो। और यहीं से प्रवीण बॉबी की ज़िंदगी में एक नया रिश्ता जो है वो करवट लेता है। डैनी के साथ उनके रिश्ते, उनके अफेयर शुरू हो जाते हैं, और डैनी और प्रवीण बॉबी बहुत करीब आ जाते हैं। डैनी अमिताभ बच्चन के भी करीब दोस्त रहे हैं, ये सब जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। उसी के बाद जो दूसरी फिल्म थी, उसके बाद जो उनकी पहली सुपरहिट फिल्म आई, वो सिर्फ उनको उसके लिए 2 साल ही इंतज़ार करना पड़ा। 1974 में मजबूर फिल्म, पहली फिल्म जो अमिताभ बच्चन के साथ प्रवीण बॉबी ने की, वो मजबूर फिल्म थी। तो मजबूर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही, और फिर प्रवीण बॉबी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले ही साल 1975 में दीवार आई, जो अमिताभ बच्चन की मतलब ऑल टाइम जो ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है। दीवार की भी हीरोइन प्रवीण बॉबी थी। फिर उससे भी उनको काफ़ी वो मिला। इसके बाद 1977 में ही, मतलब 74 में पहली फिल्म मजबूर, 75 में दीवार, 77 में अमर अकबर एंथोनी है, मनमोहन देसाई की ये फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया, और प्रवीण बॉबी भी इसमें ही। इसके बाद प्रवीण बॉबी ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद तो फिर काला पत्थर, सुहाग, नमक हलाल,
कालिया, इसके अलावा बाहर की फिल्मों में क्रांति, आहिस्ता आहिस्ता, द बर्निंग ट्रेन, ऐसी तमाम फिल्में। और देखते ही देखते परवीन बॉबी लगभग सुपरस्टार हो चुकी थी। कहते हैं उनके पास डेट तक नहीं था, टाइम नहीं था शूटिंग के लिए, और सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि डैनी के साथ परवीन बॉबी के रिश्ते थोड़े कड़वे हुए और वो दोनों अलग हो गए। ये पहला झटका था परवीन बॉबी को। इससे पहले एक और भी कहानी है कि जब परवीन बॉबी गुजरात में थी, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी, उसी दौरान में, उससे थोड़ा सा पहले 1960 में जब ये स्कूल में थी, तो अहमदाबाद में ही स्कूलिंग थी इनकी, तो वहाँ पे दंगा हुआ था 1960 में अहमदाबाद में। तो दंगे के दौरान जब ये दंगा भड़का, अचानक भड़का, तो ये स्कूल में थी, और स्कूल के दौरान जब पता चला तो स्कूल में जो नन थी, क्रिश्चियन स्कूल था, किसी तरह उनको एक ट्रक में बाकी बच्चों को गद्दे के नीचे छुपा कर और उस स्कूल से निकाला गया और सेफ जगह पे पहुंचाया गया। तो वो जो इंसिडेंट था वो हमेशा उनके जहन में रहा परवीन बॉबी के, और वो एक ये हमेशा लगता था कि वो मरने वाली हैं, कोई उनको मारने वाला है, ये जो इंसिडेंट था पूरा। तो इसको लेके वो हमेशा, वो उनके दिमाग से कभी निकला नहीं। ये बाद में पता चला, एक खौफ, एक दहशत कि कोई मुझे मारना चाहता है, कोई मुझे मार देगा। खैर, जब फिल्मी सफ़र शुरू होता है, बहुत वो कामयाब हो जाती हैं, तो डैनी के साथ उनका पहला अफेयर था, डैनी के साथ रिश्ते टूट जाते हैं, वो दुखी होती हैं। उसके बाद उनकी ज़िंदगी में दूसरा शख्स आते हैं, कबीर बेदी। कबीर बेदी के साथ उनका लंबे समय तक रिश्ता रहता है, लेकिन फिर कबीर बेदी के साथ भी रिश्ते टूट जाते हैं, वो फिर तन्हाई में चली जाती हैं, और वहीं से फिर वो शराब पीना और ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। इसके बाद उनकी ज़िंदगी में आते हैं महेश भट्ट, और महेश भट्ट के साथ सबसे ज़्यादा लंबे वक्त तक परवीन बॉबी का रिश्ता रहता है। महेश भट्ट अपनी बीवी को भी छोड़कर परवीन बॉबी के साथ लिव इन में रहने लगते हैं, और इसी दौरान पहली बार महेश भट्ट से पता चलता है कि परवीन बॉबी को एक प्रॉब्लम है कि उन्हें हर वक्त लगता है कि कोई उन्हें मार देगा। और एक दिन उन्होंने बताया अपने इंटरव्यू में कि एक दिन जब वो गए घर, और परवीन बॉबी घर के अंदर बहुत ही आम साधारण लड़की की तरह रहती थी, एक मेगा स्टार, सुपर स्टार की तरह नहीं। तो उन्होंने देखा कि परवीन बॉबी फिल्म की कॉस्ट्यूम, जो उनका शूट चल रहा था, उसी कॉस्ट्यूम में घर में बैठी हुई, हाथ में चाकू लिए हुई हैं। महेश भट्ट घुसते हैं तो परवीन बॉबी कहती हैं कि नहीं नहीं, तुम हट जाओ, मुझे कोई मारने आ रहा, कोई मारने आ रहा है। तब उन्हें पहली बार पता चला कि कुछ प्रॉब्लम है। फिर वो डॉक्टर के पास ले गए इलाज कराने के लिए। तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि परवीन बॉबी को एक बीमारी है जिसका नाम है सिरजोफेनिया। और इसमें आदमी को यही लगता है कि कोई उसके ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, कोई मार रहा है, कोई मार देगा हर वक्त। तो जब डॉक्टरों से पूछताछ हुई, पूरी उनकी हिस्ट्री निकाली गई, तो फिर वो 1960 का जो दंगा था अहमदाबाद का, वो डॉक्टर के हिसाब से वो ऐसा दिमाग में घर कर गया कि फिर वो कभी निकला नहीं, और ये धीरे 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 ये बीमारी जो है वो ज़्यादा बढ़ती गई। इसी बीच तब तक ये एकदम अपनी उरूज पे थी कैरियर के परवीन बॉबी। और जब ये इस बीमारी के बारे में पहली बार महेश भट्ट को पता चला तो उन्होंने दुनिया को बताया भी नहीं, इसलिए कि बहुत सारे फिल्म फ्लोर पे थे और उस फिल्मों के प्रोड्यूसर की हालत ख़राब हो गई थी कि क्या होगा, इतने पैसे लगे हुए थे। और ये वही दौर था जब परवीन बॉबी पहली इंडियन एक्ट्रेस थी जिनको टाइम्स मैगज़ीन ने कवर पे अपने छापा था उनका फ़ोटो। ये उस वक्त उनकी शोहरत का अंदाज़ा आलम आप देखिए। तो ये सारी जब चीज़ें हुई, लेकिन धीरे धीरे फिल्में जब उनकी पूरी कंप्लीट हो गई और दिन ब दिन फिर उनको लगता गया कोई उन्हें मार रहा है, कोई उन्हें मार रहा है, तो फिर महेश भट्ट ने काफ़ी इलाज कराने की कोशिश की। लेकिन इसी बीच जब ये सब कुछ चल रहा था तो 1983 में अचानक परवीन बॉबी मुंबई और फिल्में छोड़कर सीधे यूएस पहुंच गई। और कहते ये भी हैं कि यूएस जब एयरपोर्ट पे पहुंची थी तो उन्हें तलाशी के लिए जब कहा गया तो उन्होंने तलाशी से मना कर दिया। उनको गार्ड वार्ड जब देखा, सिक्योरिटी, तो उन्होंने कहा ये मुझे मार देगा, ये वो। तो जब उन्होंने ज़्यादा विरोध किया तो कहते हैं कि बाकायदा फिर उनके हाथ में हथकड़ी डाल के उनको वहाँ से सीधा मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था। ये भी एक कहानी है। खैर, जब वो यूएस पहुँचती हैं उसके बाद फिर वहाँ पे उनके एक पुराने गुरु और दोस्त थे, फ्रेंड थे, जो उनका इलाज कराते हैं और सब कुछ। और परवीन बॉबी अचानक इधर फिल्म इंडस्ट्री से गायब। उसके बाद जब वो लौटती हैं तो बहुत ही ज़्यादा वेट गेन, उनकी खूबसूरती जा चुकी थी उस बीमारी की वजह से। इसके अलावा उनको एक और डायबिटीज़ हो गया था। देन पैरों की जो बीमारी गैंग्रीन है वो भी हो गया, जिसकी वजह से किडनी, लीवर, इन सब पे असर पड़ने लगा।
तो उनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आप उनकी किसी भी आप जाएंगे गूगल पे, आप आखिरी की तस्वीरें देखें तो बहुत ज़्यादा मोटे। और कहते हैं कि फिर उनकी दिमागी हालत भी ऐसी हो गई थी कि जब वो यूएस से लौटी थी तो एक बार एयरपोर्ट पे अपने ही नाम का एक प्ले कार्ड लेके खड़ी थी जिस पे परवीन बॉबी लिखा हुआ था, बाल बिखरे, बहुत ज़्यादा मोटे। तो लोगों को पहले तो लोग हंसे कि ये परवीन बॉबी नहीं हो सकती, लेकिन फिर कुछ लोगों ने पहचान लिया कि हाँ ये परवीन बॉबी है। तो ये भी हालत थी। और इसके बाद फिर वो लौटी फिल्मी, जाहिर सी बात है जो उनका पूरा एक हीरोइन की शख्सियत थी वो जा चुकी थी, वज़न बढ़ चुका था, खूबसूरती ख़त्म हो गई थी, बीमारी चारों तरफ से घेर रखा था। इसी दौरान में एक कंट्रोवर्सी था भाई, जब परवीन बॉबी ने अचानक एक बार अमिताभ बच्चन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि जब वो गायब थे तो कुछ जर्नलिस्ट भी गए थे कि आप कहाँ थी, तो उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन ने मुझे किडनैप करवा लिया था और वो बहुत बड़े उनके अंडरवर्ल्ड से और उनसे रिश्ते हैं, और वो उनको किडनैप करा के एक आयरलैंड पे ले गए थे और उनके ऊपर सब कुछ नज़र रखते थे। बात ये सिर्फ नहीं थी, उन्होंने बाकायदा पुलिस में कंप्लेंट की और ये मामला कोर्ट में भी गया अमिताभ बच्चन के ख़िलाफ़, मतलब सदी के जो सितारे अपने सुपरस्टार। इत्तेफाक से अभी केबीसी भी चल रहा है और इसमें मैं आने वाला भी हूँ। तो बाद में मामला जब कोर्ट में गया तब कोर्ट ने अमिताभ बच्चन को क्लीन चिट दे दी, क्योंकि सारी जब रिपोर्ट आई और कोर्ट के सामने रखा गया तो पता चला कि नहीं, ये जो एक बीमारी से ग्रसित हैं जिसका नाम है, जिसकी वजह से इनको हमेशा लगता है कि कोई इन्हें मार देगा, कोई इनके साथ कुछ कर देगा। तो अमिताभ बच्चन को खैर अदालत ने क्लीन चिट दे दी थी और वो सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई। फिर धीरे धीरे महेश भट्ट ने भी पूरी दूरी बना ली थी, और उसकी वजह एक ये थी कि कहते हैं कि जब डॉक्टर इलाज कर रहे थे तो डॉक्टरों ने कहा था कि अगर आप परवीन बॉबी को बेहतर होते हुए देखना चाहते हैं तो आप इनसे दूरी बना लें, क्योंकि आप जब तक इनके नज़दीक रहेंगे ये पुरानी यादें जो है इनकी ताज़ा रहेंगी। तो इस वजह से कहते हैं महेश भट्ट फिर वापस अपनी वाइफ के पास लौट आए और परवीन बॉबी मुंबई के जुहू इलाके के एक फ्लैट में, 4 कमरे के फ्लैट में जो उनका अपना था उसमें सिमट कर उनकी ज़िंदगी रह गई और फिर वो हमेशा वहीं रहने लगी। कहते हैं कि उस फ्लैट में जो उनके पड़ोसी थे, और वो उस फ्लैट में 20 साल से रह रही थी परवीन बॉबी, उनके एक पड़ोसी का नाम है जो MS मल्होत्रा। उनका कहना था कि इन 20 सालों में उन्होंने सिर्फ 15 बार देखा होगा परवीन बॉबी को, और परवीन बॉबी उस फ्लैट से निकलती भी नहीं थी। फिर उनकी वज़न इतना बढ़ गया कि वो व्हील चेयर पर चलती थी, चूँकि एक तो पैर में गैंग्रीन की वजह से पैर उनका ख़राब हो रहा था, तो इस वजह कर वो सारी चीज़ें थी और धीरे धीरे वो दुनिया से कट गई। 22 जनवरी 2005 की फिर तारीख आती है। धीरे धीरे ये दुनिया, बॉलीवुड भी है, चमकते सितारों को, उभरते सितारों को दुनिया सर आंखों पर रखती है, सलाम करती है, लेकिन जैसे जैसे आप गुमनामी के अंधेरे में खोते जाते हैं तो फिर तन्हाई ही आपकी दोस्त होती है, बाकी लोग आपको पूछते भी नहीं हैं। वही हालत परवीन बॉबी के साथ हुई। परवीन बॉबी के आखिरी वक्त में जो कहते हैं उनकी मौत बहुत तकलीफ दे थी। 22 जनवरी 2005 को एक पड़ोसी ने देखा कि परवीन बॉबी के जो मेन फ्लैट का दरवाज़ा है उसके बाहर 2 दिन का अखबार पड़ा हुआ है, 2 दिन के दूध के पैकेट पड़े हुए हैं, और किसी ने उठाया नहीं। तो वो बेल बजाया गया, नॉक किया गया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। तब पड़ोसी ने पुलिस को कॉल किया, जुहू पुलिस आती है, सोसाइटी के गार्ड से दूसरी चाबी ली जाती है, दरवाज़ा खोला जाता है। जब दरवाज़ा खोलकर अंदर जाया जाता है तो बेडरूम में एक व्हील चेयर बेड के पास पड़ा हुआ था, टेबल पर कुछ दवाइयाँ रखी हुई थीं, 2 जोड़ी कपड़े रखे हुए थे, पेंटिंग्स थे, और दिव्या, इनकी माफ़ी कीजिएगा, श्रीदेवी और दिव्या भारती भी इन्हीं चीज़ों से गुजरी हैं। परवीन बॉबी की लाश बेड पे पड़ी हुई और उनकी मौत करीब 48 घंटे से भी पहले हो चुकी थी। मतलब 2 दिन से तो दरवाज़ा नहीं खुला, तो करीब 2.5 पौने 3 दिन। और कमरे में कुछ नहीं, कोई नहीं, तन्हाई में मौत हुई। इसके बाद फिर जाहिर सी बात है, तमाम इससे पहले की जो कंट्रोवर्सी हो चुकी थी, इल्ज़ाम लग चुका था, तो वो सारे इन्वेस्टिगेशन होता है, पता किया जाता है। लास्ट में पता चलता है कि नहीं, उनकी जो मौत है वो बीमारी की वजह से हुई है, और ये जो बीमारी थी उनकी सिर्जोफ्रेनिया, इसकी वजह से उनकी शक इतना था कि एक किस्सा ये भी है कि जब महेश भट्ट उनके साथ रहा करते थे
तो उन्हें एक दो बार ये भी लगता था कि महेश भट्ट भी उनके जान के दुश्मन है, तो जो दवा देते थे महेश भट्ट उनको खाने के लिए, वो कहते थे नहीं तुम पहले खाओ, तो महेश भट्ट उसको कई बार ड्रिंक में, पानी में, वो उनको खानी पड़ती थी वो दवा जो परवीन बॉबी को खानी होती थी, और तब वो दवा लेती थी। तो ये जहनी हालत थी। लेकिन आखिर में उस फ्लैट से 2 दिन तक जिसका दरवाज़ा बंद था, तन्हाई में इनकी मौत होती है। तन्हाई में फिर पुलिस पहुंचती है, पोस्टमार्टम होता है, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी और कोई चीज़ नहीं निकलती है। मौत की वजह वही ये बीमारी जिसकी वजह से, एक तो जो गैंग्रीन था उसकी वजह से उनका लीवर और किडनी ने काम करना बंद कर दिया था, शरीर के ज़्यादातर हिस्सों ने काम करना बंद कर दिया था। तो कहते हैं कि उसी की वजह से जो है उनकी मौत हुई। अब इस पूरे मामले में एक चीज़ जो अहम है वो ये कि परवीन बॉबी की मौत के बाद ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम उठे कि क्या अच्छा उनकी ज़िंदगी में भी ये हुआ था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, और बॉलीवुड का इतिहास ऐसा रहा है कि कई ऐसे मिस्टीरियस डेथ हुए। तो मुंबई पुलिस ने भी कोई इसमें शक की गुंजाइश नहीं छोड़ी और उसने बाकायदा हर पहलू से जांच की। ऑफ द रिकॉर्ड ये भी कि इस फ्लैट में पिछले 4 दिनों में, 1 हफ्ते में कौन आया कौन गया, जो मेड थी वो क्यों नहीं 2 दिन से वहाँ थी, और ये भी है कि उस मेड, चूँकि जहनी हालत ऐसी थी कि मेड भी ज़्यादा दिन तक वहाँ पे रुकती नहीं थी, और फिर प्रवीण बॉबी ने ही भगा दिया था जब वो, जो उसने बाद में बयान दिया, तो वो बिल्कुल अकेली तन्हा। रिश्तेदारों से वो प्रवीण बॉबी बहुत दूर हो गई थी, और आखिरी वक्त में कहते हैं कि वो क्रिश्चियन जो है धर्म को अपना लिया था और क्रिश्चियनिटी की तरफ वो चली गई थी। और कुछ ऐसे चर्च थे जिनके वो संपर्क में थी, जो बच्चों और औरतों के लिए काम करता है। और एक चाचा थे जो करीबी थे, लेकिन वो चाचा की उम्र थी करीब 80 साल, तो वो भी मिलने के लिए नहीं आ पाते थे, वो सब गुजरात में थे। तो अब इनके पास प्रॉपर्टी भी थी, जुहू का ये 4 रूम का फ्लैट था, इसके अलावा जूनागढ़ में हवेली थी, जेवर, बैंक में करीब 20 लाख रुपए डिपॉजिट थे। तो इनकी वसीयत को लेके और तमाम प्रॉपर्टी को लेके फिर फैमिली में ही झगड़ा शुरू हो गया, और बाद में कहते हैं कि बहुत एक वसीयत मिली थी, लेकिन फैमिली के लोगों ने कहा ये वसीयत गलत है। बाद में मामला कोर्ट में गया, और उस वसीयत में प्रवीण बॉबी ने यह कहा था कि जो 80% उनकी पूरी मिल्कियत है, जो पैसे हैं, प्रॉपर्टी है, वो किसी ऐसी संस्था को दे दी जाए जो बच्चों और महिलाओं के लिए काम करती है, और बाकी के 20% उनके चाचा को दिया जाए, बाकी मामा और ये किसी को नहीं। तो लास्ट में फिर कोर्ट का फैसला अभी 2016 में आता है, और 2016 में कोर्ट उस वसीयत के हिसाब से ही एक चैरिटी, एक संस्था, NGO बनवाती है, जिसके संरक्षक चाचा होते हैं प्रवीण बॉबी के, और 80% जो पूरी मिल्कियत थी वो उसमें डाल दी जाती है। 20% जो इनके चाचा के नाम पे किया गया था वो इनके हिस्से में आता है, और अभी भी वो काम कर रहा है औरतों और यतीम बच्चों के लिए। तो ये पूरी कहानी जो थी प्रवीण बॉबी की, इसमें सबसे अफसोसनाक यही था कि 2 दिन तक 80-70 के ज़माने की एक सुपरस्टार, जिसने अनगिनत सुपरहिट फिल्में दी, जिसने बॉलीवुड को एक नया फैशन दिया, जिन्होंने अपने बोल्ड सीन के लिए भी बहुत फेमस हुई, और सब कुछ मिला उन्हें, बट ज़िंदगी में सिर्फ तन्हाई मिली। जिन 3 लोगों के वो करीब आई, चाहे वो कबीर बेदी हों, चाहे वो महेश भट्ट हों, डैनी हो, ये भी कहते हैं कि अमिताभ बच्चन के साथ भी उनकी काफ़ी करीबी रही है, और ये चीज़ें उस वक्त थीं, लेकिन फिर अमिताभ बच्चन ने बाद में दूरी बना ली थी। जब एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दोनों ने दी, और इन दोनों की जोड़ी को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों ने बहुत सराहा था, तब की बात है ये। लेकिन आखिर में अंजाम यही है कि वही है कि इस चमक दमक के ज़िंदगी के पीछे एक बड़ी काली स्याह रात भी होती है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गुमनामी के अंधेरे में इस तरह से जिनको मौत मिलती है, उनमें से एक परवीन बॉबी थी।